साथियों, मैं नदीम हसनैन जनवादी विचार मंच की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि हम लोग पिछले 20 वर्षों से समाज, राष्ट्र और दुनिया के सामने जो समस्याएं रही हैं, जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, उन पर लगातार संवाद करते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं। इस बार अंतर सिर्फ इतना है कि पहले तो हम सबकी फिजिकल प्रेजेंस होती थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से अब सभी चीज़ें वेबिनार की शक्ल में हो रही हैं या वेब पोर्टल्स पर हो रही हैं। तो इस तरह से अब नई टेक्नोलॉजी अब है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि इससे देखा जाए तो एक तरह से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि पहले हमारी पहुंच उन 100-150 लोगों तक रहती थी या 200 लोगों तक जो हमारे हाल में उस वक्त उपस्थित रहते थे, और अब हमारी बात को सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग देख सकते हैं, विभिन्न भागों में देश के और बाहर, देश के बाहर भी। तो जो आज का विषय है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था और अल्पसंख्यक। जैसा कि आपको मालूम है कि 18 दिसंबर को पूरे विश्व में माइनॉरिटीज़ राइट्स डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 1992 से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन भारत में ये 2013 से ये मनाया जाता है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जो यूनाइटेड नेशंस ने जब मानव अधिकारों के संदर्भ में जब माइनॉरिटीज़ राइट्स डे मनाना शुरू किया, तो उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि लोगों को बताया जाए और शिक्षित किया जाए, नागरिकों को, कि किसी भी समाज में या देश में अल्पसंख्यक में जो लोग हैं, अल्पसंख्या में जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं, उनके क्या अधिकार हैं, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, कैसे बेहतर तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, उनके अधिकारों का किस तरह से संरक्षण किया जाए। ऐसे तमाम इश्यूज जो हैं उसको लेकर यूनाइटेड नेशंस ने इसको शुरू किया था। लेकिन उसमें केवल एक ही तरह के अल्पसंख्यक नहीं शामिल है, बल्कि उद्देश्य था कि जितने भी तरह के अल्पसंख्यक समूह हो सकते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ या भाषाई अल्पसंख्यक, या एथनिक या ट्राइबल माइनॉरिटीज़, और अब तो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ या LGBT के जो अधिकार हैं वो सब उसमें अब शामिल हैं इस समय को। अगर हम अपने देश को देखें तो हम ये पाते हैं कि हमारे देश में आम तौर से जब भी हम अल्पसंख्यक कहते हैं या माइनॉरिटी कहते हैं, तो आम तौर से हमारा ध्यान धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ जाता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की तरफ जाता है, और हम उसी पर ज़्यादा चर्चा भी करते हैं। माइनॉरिटीज़ का अगर कंसेप्ट को देखें, जो अवधारणा क्या है या उसका अर्थ क्या है, तो वैसे तो एक नंबर की बात हो रही है, संख्या की बात है कि जो कम संख्या में है वो अल्पसंख्यक है, लेकिन यह बात यहीं तक सीमित नहीं है। इसलिए कि अगर हम देखें तो कायदे से जो बात समझ में आती है वो ये है कि किसी भी समाज में या राष्ट्र या देश में जो पावर स्ट्रक्चर है, जो शक्ति संरचना है, उसमें किसी समुदाय का या किसी समूह का क्या स्थान है। यानी जो भी नॉन डोमिनेंट या अधीनस्थ समूह जो भी होंगे, भले उनकी संख्या कुछ भी हो, वो माइनॉरिटीज़ होने के लिए क्वालिफाई करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं कि किस तरह से हम देखें कि जैसे साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो जिस समय वहाँ पर नस्ली भेदभाव बहुत था, अपार्थाइड जब थी, तो जाहिर है कि जो अश्वेत लोग थे, जो ब्लैक्स थे, वो तो मेजॉरिटी में थे, लेकिन वो अधीनस्थ थे। वो वहाँ के पावर स्ट्रक्चर में उनका कोई भी हाथ नहीं था, किसी तरह का उनका शेयर नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेजॉरिटी में रहने के बाद भी वो नॉन डोमिनेंट थे। इसलिए आज जो डिस्कोर्स है, जो विमर्श है इस समय, हम इसीलिए उसमें ये कहते हैं कि नंबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है
कि किसी भी समाज या राष्ट्र के पावर स्ट्रक्चर में किसी समूह का क्या शेयर है या क्या हिस्सा है उसका। अगर हम अपने संविधान को देखें तो हमारे संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन माइनॉरिटी की बात जो है, अल्पसंख्यक की बात उन्होंने केवल 3 जगह पर की है, यानी आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 350। आर्टिकल 29 और 30 में वो धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और जिसमें वो कहा गया है कि किसी भी धार्मिक, भाषाई या सांस्कृतिक समूह को इस बात का अधिकार है कि वो देश के कानून के अंदर रहते हुए अपनी कोई भी संस्था, शैक्षिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था, धार्मिक संस्था वो बना सकता है, उसको चला सकता है विद इन द लॉ ऑफ द लैंड। और आर्टिकल 350 जो है वो भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में है। भाषाई अल्पसंख्यक का मसला तब शुरू हुआ जब आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ और ये देखा गया कि हर राज्य में ऐसे भी भाषा बोलने वाले लोग हैं जो कम संख्या में हैं, जो उस राज्य की भाषा, जिनकी मातृभाषा नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। तो उनके जो भाषाई या सांस्कृतिक अधिकार होंगे वो आर्टिकल 350 से गवर्न होते हैं। मैं आर्टिकल 29 चीज के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं, इसलिए कि वो उस पूरे प्रोपेगेंडे से जुड़ी हुई ये चीज जो कहा जाता है कि वो यहाँ माइनॉरिटीज का बहुत अपीजमेंट होता है बहुत ज्यादा। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि माइनॉरिटीज को अपने शैक्षिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कोई भी संगठन या कोई भी इंस्टीट्यूशंस चलाने का, स्थापित करने का अधिकार है, लेकिन अगर वो राज्य से वित्तीय सहायता भी चाहता है अगर, तो उसको अपने दरवाजे सबके लिए खोलने होंगे फिर। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 29-30 में इसके अलावा और किसी चीज का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई विशेष अधिकार की और बात नहीं की गई है। जबकि अगर आप देखें तो प्रोपेगेंडा यह है कि माइनॉरिटीज के लिए संविधान में साहब बहुत ज्यादा प्रावधान कर दिए गए हैं ना, बराबरी के अधिकार सबके लिए हैं। सिर्फ आर्टिकल 29-30 में जो बात मैंने अभी आपसे कही, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई विशेष अधिकार माइनॉरिटीज को नहीं दिया गया। वैसे भी अगर देखा जाए तो आज का जो हमारा नागरिक समाज है, जो आज का हमारा आधुनिक सभ्य समाज है, उसमें कहा जाता है कि लिटमस टेस्ट उसके लिए ये होगा कि वो महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को कैसे ट्रीट करता है, उनके साथ कैसे व्यवहार करता है। तो उसका सबसे बड़ा टेस्ट जो होगा, एक आधुनिक और सेकुलर राष्ट्र होने का यही सबसे बड़ा टेस्ट है उसका, कि वो अपनी महिलाओं को और अपने अल्पसंख्यक समुदायों को किस तरह से ट्रीट करता है। इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे बीच 2 विद्वान मौजूद हैं, 2 बड़े लर्नड स्पीकर्स हैं। मैं उनका पहले परिचय आपसे करा दूं। हमारे एक वक्ता होंगे प्रोफेसर वी.के. त्रिपाठी, जो IIT दिल्ली में फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, बहुत मशहूर वैज्ञानिक हैं, और उससे कहीं ज़्यादा वो इस समय बहुत जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। दूसरी हमारी वक्ता प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा हैं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी फिलॉसफी की और उसके बाद वाइस चांसलर वहाँ की रहीं। बहुत मशहूर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और इन दोनों के बीच जो चीज़ एक कॉमन है, एक और चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि दोनों ने अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बहुत कुछ कहा है, लिखा है और फील्ड में निरंतर सक्रिय रहे हैं। तो अब मैं इन दोनों से बारी बारी ये आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपनी बात रखें। तो प्रोफेसर त्रिपाठी, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि पहले आप अपने विचार रखें। आज का ये जो मुद्दा है, राज्य और अल्पसंख्यक, ये गंभीर मुद्दा है। इसमें मैं अल्पसंख्यक को थोड़ा परिभाषित करना चाहता हूं। एक तो होता है समुदाय के हिसाब से अल्पसंख्यक के कोई भी मुसलमान
जिस मुल्क में बड़ी आबादी हिंदुओं की है तो उसमें मुसलमान अल्पसंख्यक हो गए, बड़ी आबादी मुसलमानों की है उसमें हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये होता है अल्पसंख्यक समुदाय के हिसाब से, लेकिन एक जो अल्पसंख्यक होता है हुकूमत के हिसाब से, कि एक रूलिंग एलीट है और एक अवाम है, तो वो अल्पसंख्यक होता है हुकूमत वाला। जैसे हिंदुस्तान की जो संसाधन है, मालकियत है, जमीनें हैं, रिसोर्सेज हैं, उन पर मालकियत ऊपर के 1% लोगों के हाथ में है, 90% मालकियत 1% लोगों के हाथ में है, उन्हीं के हाथ में हुकूमत है। तो ये जो रूलिंग एलीट है वो न्यूमेरिकली माइनॉरिटी होता है और उसी की हुकूमत दुनिया में चलती है। पुराने जमाने से ही चला आ रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में जो बड़ा तबका है, मेहनत कश उत्पादक वर्ग, वो मेजॉरिटी में तो है, लेकिन हुकूमत उसके हाथ में नहीं है। उसमें जो हुकूमत करता है और बहुत बुरी तरह से जो उसका दमन करता है वो अल्पसंख्यक ही होता है। हिंदुस्तान का राजा महाराजा या बड़ी बिरादरी के एलीट किस्म के लोग वो हमेशा माइनॉरिटी में रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़े समाज को दबा के रखा, उनका शोषण भी किया, उनको अछूत बना के भी रखा, सोशल सेग्रीगेशन भी किया। तो इस तरीके से दो अल्पसंख्यक हैं, एक जो डिवीजन ऑफ पावर के हिसाब से आप देखो तो वो अल्पसंख्यक है, लेकिन वो अल्पसंख्यक ही समाज में शोषण, गुलामी और दमन का स्रोत है। तो इस वक्त हम जो चर्चा करने वाले हैं उस इलीट की जरूरत पड़ी तो करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा जो सरोकार है कि जो समाज में अल्पसंख्यक समुदाय के हिसाब से है, राज्य और उनके बीच में क्या रिश्ता है, राज्य क्या उनकी बेहतरी के लिए कुछ करता है या राज्य उनको इस्तेमाल करता है अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए। और ये बड़ी गंभीर समस्या है। हुआ ये कि अंग्रेजी राज के ज़माने में हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने की हुकूमत रही 190 बरस, और हिंदुस्तान में बड़ी दो आबादियां हैं, हिंदू आबादी कहलाती है, मुस्लिम आबादी कहलाती है। हालांकि इनमें भी वर्गीकरण है, हिंदू आबादी मोनोलिथिक नहीं है, उसमें बड़ी जाति के लोग हैं जिनकी आबादी परसेंटेज वाइज काफ़ी कम है, और एक पिछड़ा वर्ग है, फिर दलित वर्ग है, और उनकी आबादी उच्च वर्ग से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज उनके पास नहीं है। उसी प्रकार मुसलमानों में भी एक नवाब वर्ग रहा है, इलीट क्लास जिसको अपन कह सकते हैं, लेकिन अवाम, मुसलमान अवाम, चाहे वो मुगल साम्राज्य रहा हो, चाहे उसके बाद का मराठा साम्राज्य रहा हो, चाहे उसके बाद अंग्रेजों का राज रहा हो, मुसलमान अवाम की आर्थिक स्थिति कमजोर रही है, काफी कमजोर रही है। लेकिन उसमें नवाब तबका भी रहा है, जमींदार तबका भी रहा है, छोटा सा, हल्का सा। तो अब मसला ये है कि जो माइनॉरिटी है समुदाय के हिसाब से, उसके लिए समाज में रहने का उतना ही हक है जितना कि किसी दूसरे समुदाय को। ये मोटी बात है, यही इंसाफ का तकाजा है, यही आप रूहानियत कह लो, कुछ कह लो, लेकिन मूल बात यह है कि गुजर बसर करने का, पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का जितना हक किसी बड़े समुदाय को, उतनी हक छोटे समुदाय को, ये मुख्य बात है। लेकिन हुआ क्या कि जब से ये नए साम्राज्यवाद का दौर चला धरती पर, जिसमें कि इंग्लैंड की, जैसे हमारे हिंदुस्तान में इंग्लैंड की हुकूमत रही, इंग्लैंड की जो हुकूमत करने वाले थे उनकी तादाद तो इतनी न्यूमेरिकली, वो इतनी माइनॉरिटी में थे कि वो एक तो हथियारों के बल पे, तिकड़म के बल पे उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए जब उनको महसूस हुआ कि भाई हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से हमारी आबादी तो बहुत कम है, ठीक है, हमने हथियारों के बल पे इनको गुलाम बना लिया और यहाँ के राजा महाराजाओं के और इलीट क्लास के मदद से बना लिया, लेकिन फिर भी हमारे लिए खतरा है कि ये अवाम अगर नहीं टूटे तो इनमें ये हमारी हुकूमत को चैलेंज कर सकते हैं।
तो इस लिहाज से उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान में जो दो बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक दीवार खड़ी की, इन दोनों में कोशिश की कि अविश्वास पैदा हो, अलगाव पैदा हो। अवाम में तो अलगाव कभी पैदा हुआ ही नहीं। जुलाहा, किसान, कारीगर हर समुदाय के मिलजुल के काम करते रहे, गांव में बस्तियों में भी एक साथ ही रहे। तो इनके जिंदगी में तो कोई फिरका वारियत या खाचा नहीं बन सका। लेकिन जो हिंदुस्तान का इलीट क्लास था, नवाब तबका, व्यापारी तबका या अफसर तबका, उसमें जरूर कि भाई हमें सत्ता में ज्यादा भागीदारी मिल जाए, उसके लिए एक संघर्ष था, एक कॉन्ट्रडिक्शन उनमें था, तो उसका इस्तेमाल किया गया खांचा डालने के लिए। तो जो मुसलमान आबादी हिंदुस्तान की थी, हिंदू आबादी से कम थी, लेकिन हिंदू आबादी को अगर अपन भी दो खांचों में बांटो, दो हिस्सों में बांटो कि इलीट हिंदू और पिछड़ा या दलित हिंदू, तो इस तरीके से और दरअसल अरसे से जिसको अपन आउटकास्ट कहते हैं, उसको इलीट के साथ जोड़ना ये एक गंभीर मसला है। आप नहीं जोड़ सकते इस तरीके से कि साहब जिस आदमी को आज तक तो आप कहते रहे कि तू अछूत है, तू गांव के बाहर रहेगा, कुआं बनाएगा लेकिन पानी नहीं पिएगा उसमें, तू मंदिर बनाएगा लेकिन उसमें पूजा नहीं करेगा, तू स्कूल बनाएगा लेकिन पढ़ेगा नहीं, तू निकृष्ट है, निकम्मा है। तो इतना रुख इलीट का वर्किंग क्लासेस के प्रति रहा। तो अगर इस तरीके से अगर आपने सच्चाई को देखें तो हिंदुस्तान में कई समुदाय हैं, कई कम्युनिटीज हैं, मुसलमानों के भी समुदाय हैं और हिंदुओं के भी कई समुदाय मिला के, और सभी माइनॉरिटी में इस लिहाज से बढ़ जाते हैं कि भाई ओवरऑल पॉपुलेशन में हमारी तादाद कम है। तो खैर, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हिंदुस्तान में दो धाराएं चली। एक धारा तो आजादी हासिल करने की चली, और खासतौर से जब गांधी जी ने मास मूवमेंट फॉर फ्रीडम खड़ा किया तो वो धारा सबसे प्रोमिनेंट धारा थी, जिसमें हर समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। ज्यादातर उसमें निम्न मध्यम वर्ग और गरीब समुदाय के लोग थे, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो गए और कुछ संपन्न वर्ग के लोग भी शामिल हो गए, और उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड किया, बहुत हिम्मत का काम किया सभी समुदाय के लोगों ने। तो ये तो हिंदुस्तान की आवाम की सूरत रही। लेकिन जो सरकार के साथ जुड़े तबके थे, जमींदार हुए, राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े व्यापारी हुए, अफसर हुए, इसको अपनी इलीट क्लास कहते हैं, न्यूमेरिकली तो इसकी तादाद कम थी, इनको अपना बड़प्पन, अपनी तादाद बहुत दिखानी थी। तो ये कोशिश करी गई कि भाई दलितों को और पिछड़ों को सवर्ण हिंदू मिला के बड़ा हिंदू समाज बना लो, और अपनी ताकत इतनी दिखा दो कि भाई न्यूमेरिकली वी आर बिगर, और हिंदुस्तान और ये जो मुसलमान है ये कम आबादी का है और यहाँ बिलोंग भी नहीं करता, ये तो मक्का मदीना को अपना धर्म स्थान मानता है, लिहाजा ये तो पराया हो गया। ये भूल गए लोग कि धार्मिक श्रद्धा किसी स्थान पर नहीं होती, भगवान पर होती है, अल्लाह ताला पर होती है। और पैगंबर जो होता है किसी खास कम्युनिटी का या किसी खास मुल्क का नहीं होता, वो पूरी कायनात, पूरी इंसानियत का होता है, सबका होता है। धर्म का पहला असूल यह है कि ईश्वर सबका एक, इंसान सारे एक। ये बुनियादी असूल है, स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन जलील करने के लिए यहाँ का जो सांप्रदायिक हिंदू इलीट था, उसने ब्रिटिश साम्राज्य की खिदमत करने के लिए मुसलमानों को गैर बताना चालू किया और उनके हक पर हमला चालू किया। तो स्टेट का फर्ज क्या था? स्टेट का फर्ज था कि इस हमले को रोके, लेकिन स्टेट तो उसकी मदद कर रही थी, ब्रिटिश साम्राज्य उसकी मदद कर रहा था। तो राज्य ने इस अल्पसंख्यक को, और इसी प्रकार उसने अल्पसंख्यकों में भी एक इलीट खड़ा कर दिया जो हिंदुओं के इस हमलावर रुख का विरोध तो करता था, वो ठीक था, लेकिन वो इस बात को भी आगे बढ़ाना चाहता था कि भाई हम साथ नहीं रह सकते। ये भूल गया वो कि इस प्रकार की के द्वेष से आम मुसलमान पर क्या
तकलीफ गुजरेगी और आम हिंदू पर क्या तकलीफ गुजरेगी, दोनों मिले जुले एक थे। तो जो एलीट था वो डिवाइसिव था, हमलावर था दूसरी कम्युनिटी के अवाम के ऊपर, और ब्रिटिश साम्राज्य से वो मदद मांग रहा था। तो ये तो था गुलामी का दौर। अब आजादी मिली हम लोगों को। आजादी के बाद गांधी की शहादत ने एक बड़ा काम किया, और वह काम ये किया कि उन्माद ठंडा पड़ गया और हिंदुस्तान में वो ताकतें जिन्होंने अंग्रेजों से मिलके, वो जमींदार, वो नवाब, वो व्यापारी, वो अफसर मिलके हिंदुस्तान का शोषण भी किया और अवाम का दमन किया और हिंसा की आग लगाई, वो ताकतें हुकूमत में थोड़ी कमजोर पड़ गई। और हालांकि वो एलीट क्लास में, मतलब हुकूमत वर्ग में शामिल तो थी, लेकिन वो सरकार में उनकी पोजीशन थोड़ी कमजोर रही। और मुख्य धारा की जो, क्योंकि आजादी आंदोलन की मुख्य धारा थी, उसकी जो लीडरशिप थी और उसके जो कार्यकर्ता थे, उनके हाथ में हुकूमत आई। तो सरकार ने 20-30 बरस तक अच्छा काम किया, खासतौर से सन 70 तक। तो हिंदुस्तान की आजादी के 20-30 साल में ये अल्पसंख्यक और हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े थे। हुकूमत से आप सरकार को और एलीट क्लास को जोड़ लें उसमें, दोनों में। तो इस एलीट क्लास में, यानी जिसमें हम व्यापारी वर्ग को शामिल करेंगे, संपन्न वर्ग को शामिल करेंगे, और हुकूमत तो है ही, सरकारें तो है ही, उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम बुरा नहीं किया जिसमें अल्पसंख्यकों के हकों पर हमला किया जाए। लेकिन सन 70 के बाद एक नई किस्म की चीज खड़ी हो गई इस देश में, और सरकारें धीरे धीरे उसमें चूकती चली गई। हुआ ये कि मैं मानता हूं कि इसका ताल्लुक उत्पादन के प्रोसेस से भी है। 1970 के आसपास अहमदाबाद के मिल मालिकों को अपनी मिलें बेहतर बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, कपड़े वगैरह बनाने की। तो बड़ी बड़ी कारखानों में उनको लगा कि बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे और कम लोगों को इसमें रखेंगे, मैन पावर कम होगी और उत्पादन ज़्यादा होगी। ऐसी मशीनें आ गई हैं। तो छटनी करना चाहते थे मजदूरों को, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अब मजदूरों को तो एतराज होगा भाई कि हमारे लिए आप बेरोजगार कर दोगे, तो उनको लगा कि इसमें इनको धर्म के नाम पर तोड़ना जरूरी है, तो उन्होंने तोड़ा। उधर भिवंडी में एक नई चीज खड़ी हो गई जो कि बहुत एक लिहाज से बड़ी काम की थी। अब तक कपड़ा या तो हैंडलूम से बनता था, खासतौर से अंग्रेजों के आने के पहले, और काफी घट चुका था, लेकिन फिर भी 18-20% कपड़ा हमारे देश का हैंडलूम से बनता था, हाथ से बुनकर जुलाई बनाते थे। लेकिन और बढ़िया कपड़ा फिर बड़े बड़े कारखानों में, जिसमें 10-10 हजार 20-20 हजार लोग काम करते थे बड़े बड़े कारखानों में, तो वो तो सिर्फ रईसी लोग ऐसे कारखानों के मालिक बन सकते थे। लेकिन एक नई चीज डेवलप हुई, साइंस ने डेवलप की, उसको कहते हैं पावर लूम, छोटी मशीन जो बिजली से चलती है, लेकिन उसमें 1 या 2 लोग चला लेते हैं उसको। उसकी लागत भी बहुत ज्यादा नहीं आती है। एक जमाने में तो उसकी लागत 2 लाख रुपए होती थी, और हैंडलूम की 20,000। तो पावरलूम हैंडलूम से 10 गुनी महंगी, लेकिन बिजली से चलती है और उसमें उत्पादन ज्यादा होता है, कपड़े की क्वालिटी थोड़ी बेहतर होती है, और कपड़ा थोड़ा बेहतर मजबूत बनता है। तो लिहाजा वो मशीन आ गई। भिवंडी में, बंबई के नजदीक भिवंडी एक इलाका था, वहां पर वो मशीनें लगाएंगी। उसमें था क्या कि शुरू में कारीगर तबके में तो मुसलमान और हिंदू बड़ी तादाद में लगभग बराबरी रहे होंगे, लेकिन जो मालकियत थी लूम्स की, उसमें हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, हिंदू व्यापारी ज्यादा थे। अब मुसलमान कारीगरों को भी लगा, और थोड़े जो जिनके पास थोड़ा पैसा था उन लोगों ने हम भी अपनी लूम खड़ी कर लें, तो कुछ मुसलमान लोग भी अपनी लूम लगाने लग गए। तो व्यापारियों को जलन हुई कि भाई ये कैसे, इनके सामने तो हमारी फिर मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो उन लोगों ने, वहां भी सांप्रदायिकता का दाखिला हुआ,
और ताकि ये पनप ना सके नए व्यापारी। तो इतना बड़ा दंगा हुआ 1969 में कि मेरा अंदाज है कि लगभग 5000 लोग मारे गए इस पूरे दंगे में। जयप्रकाश नारायण ने एक दफा सर्वोदय आंदोलन में मैंने उनको सुना था, एक सर्वोदय सम्मेलन में, उन्होंने बहुत दुख जाहिर किया था कि मैं जिंदा हूं ये सब देखने के लिए, ऐसा दुख जाहिर किया था। ये वो साल है जिस वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सरहदी गांधी कहते हैं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान में जब इस मसले को देखा कि भाई अभी मैं 22 साल के बाद हिंदुस्तान लौटा हूं और जो मंजर में छोड़ गया था खून खराबे का सन 47 का, वो मंजर फिर उभरने लगा इस देश में। ये तो गांधी का मुल्क है, मोहब्बत का मुल्क है, सच्चाई का मुल्क है, और आप इतने तंग दिल कैसे हो सकते हो? ऐसी उन्होंने कुछ बात रखी। तो उस वक्त इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी और उसने कोशिश की कि भाई ये दंगा रुक जाए। तो उस वक्त सरकार ने दंगा रोकने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान का जो एलीट था, कारखानेदार था, संपन्न बड़ा व्यापारी था, उसने टूट की ताकतों को मदद की। तो सांप्रदाय तो अल्पसंख्यक कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं चाहता है कि हमारे लिए कोई आप स्पेशल हक दे, तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इतना चाहता है कि हमें जिंदा सुकून से रहने तो दो, हमारे कारोबारों पर हमला मत करो, हमारी घरों को जलाओ मत, हमारे ऊपर हमारी लिंचिंग ना करो, यही तो चाहता है कोई भी कम्युनिटी का कोई भी आदमी। तो अल्पसंख्यक की भूख वही है जो बड़े समुदाय के लोगों की है, हर एक की भूख वही है कि हम भाई सुकून से आजादी से रह तो सके, उस आजादी पे हमला ना हो, यह हुकूमत का फर्ज है देखना, इसकी निगरानी रखना कि उस पर हमला ना हो। इस सरकार ने किया तो पुलिस के मिलिट्री के जरिए रोकने की कोशिश की, तो दंगा तो रुक गया। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसे दंगाइयों को खड़ा किया गया जो कहने के लिए तो बड़े बड़े भले लोग हैं, लेकिन उनके हाथ में एक ताकत पकड़ा दी गई, नफरत की ताकत और छुराबाजी की ताकत और फिर पिस्तौल की ताकत, और ये जो पेट्रोल के बम बनाए जाते हैं उनको बनाने की ताकत, कि ताकि आप किसी बस्ती को घेर लो और उसमें ऐसी बम फोड़ फोड़ के आग लगा दो, उसमें जिंदा जला दो लोगों को। इसका बड़ा भारी इस्तेमाल हमने 2002 में देखा उधर गुजरात में, किस तरीके से यह हिंसा की ताकतें खड़ी हो गई। हुकूमत हमारे मुल्क की तब तक पूरे राज्य की देश की सरकार सांप्रदायिक नहीं थी, लेकिन उसने इसकी काट जमीनी स्तर पर करने में वो नाकाम रही और समाज में ऐसी ताकतें पनपती चली गई कि जिन्होंने समाज में घृणा पैदा की और घृणा के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति और हिंसक साधन मुहैया लोगों को होते चले गए। और इसमें बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है, बड़ा योगदान है, वो हमारे हिंदुस्तान के संपन्न वर्ग का है। आपको एक मिसाल देता हूं, रिसेंट है, ये तो खैर सरकार ऐसी आ गई है, इन्हीं लोगों की सरकार जो देश को हिंदू अलग मुसलमान अलग इस विचारधारा के लोगों की सरकार बन गई। इन्होंने पिछले साल एक कानून बना दिया, सीएए का कानून। सीएए का जब कानून बना तो अब यहां पर सरकार का जो रवैया है पिछले 5-6 बरस से, वो सरकार का रवैया यानी सरकार की नीतियां अल्पसंख्यक लोगों को जलील करने वाली या उनको अनस्टेबल बनाने वाली, उनके पांव उखाड़ने वाली हैं। तो अब इस वक्त सूरत हमारी लगभग दक्षिण अफ्रीका जैसी बनती चली जा रही है। जब गांधी जी सन 93 में दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां की सूरत क्या थी? वहां पे गोरे लोगों की हुकूमत थी, 18% आबादी थी उनकी, जो कि वहां की कुल आबादी का एक अल्पसंख्यक कहा जाएगा। लेकिन भारतीयों की आबादी तो सिर्फ 3% थी, तो वो गोरों से भी काफी कम तादाद में थे। ये तो हुआ न्यूमेरिकल माइनॉरिटी के हिसाब से। लेकिन जो साधनों की हिसाब से देखो तो पूरी हुकूमत, पूरी जमीन की मालिकियत, संसाधनों की मालिकियत तो गोरों के हाथ में थी। हिंदुस्तानी व्यापारी थे कुछ लोग, लेकिन बहुत छोटे छोटे। तो उस सूरत में जब गांधी वहां गए तो गांधी जी की जब पिटाई हुई गाड़ी में, तो गांधी जी को एक बात फौरन बिजली की तरह दिमाग में कौंध गई और उनकी रगों में उतर गई कि भाई ये जो हमारे साथ भेदभाव हुआ ये सरकार की मदद से हुआ। सरकार
चूंकि डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी भेदभाव की नीति मानती है, लिहाजा इसमें ये जो हम पे गाड़ी पे हमें डिब्बे से फेंका गया या घोड़ा गाड़ी में हमारे लिए नीचे बिठाया गया, वो यहाँ की सरकार को उसका समर्थन है। और ये बहुत गंभीर रियलाइजेशन था गांधी का कि बड़े जुल्म हुकूमत की मदद से चलते हैं। यही ईसा का रियलाइजेशन था, यही पैगंबर मोहम्मद का रियलाइजेशन था। इन लोगों ने देख लिया था कि बड़ा जुल्म हमें लड़ना है, इसे लड़ना है तो आपस में मत लड़ो। ईसा मसीह ने यही कहा था ना कि अगर कोई बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दाएं गाल कर दो। लेकिन वही ईसा मसीह विद्रोह कर बैठा जब चर्च में गया, देखा कि यहाँ तो पैसों की अंबार लगा है और ये हुकूमत को मदद पहुंचाएगा या यहाँ के एलीट को, तो उन्हें विद्रोह किया, तो उनको फांसी लग गई, सूली पर लटक गए। पैगंबर मोहम्मद को जब कुरान शरीफ उन पर नाजिल हुई, उसमें पैगाम यही था कि सब धर्म बराबर, सब इंसान बराबर। तो हाँ, कुरैश कबीला कहता था, उनके सरदार कहते थे, अरे कैसी बात है, ये बाकी लोग तो गुलाम हैं, हमारे सब बहुत नीचे हैं, असली तो हम ही हैं। तो उन लोगों ने जब पैगंबर मोहम्मद के बातों को मानने वाले, जिनको मुसलमान कहा जाने लगा, उन लोगों पर जुल्म करना चालू किया। तो मोहम्मद ने कहा कि तुम आपस में मत लड़ो, मुसलमानों से कहा कि तुम चले जाओ यहां से हिजरत करके, इन आम लोगों से मत लड़ो, हमें लड़ाई तो यहाँ का जो निजाम है, जो व्यवस्था है, उससे लड़नी है। और खुद हिजरत करके चले गए, मदीना चले गए। वही गांधी की सूरत थी। गांधी ने कहा कि हमें किसी अंग्रेज से नफरत नहीं है, ये तो यहाँ हुकूमत टिका रही है। आज सूरत हिंदुस्तान की वही हो गई है कि माइनॉरिटीज पर जो जुल्म होता है, पहले भी हुए, सन 69, 70, 71, उसमें सब में हुए, सरकार की सीधी मदद नहीं थी। एक आध दंगे में जरूर कुछ हुआ, लेकिन ज्यादातर में दंगों में सरकार की मदद नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त सूरत बदल गई, सरकार कानून ही ऐसे ला रही है जिससे उनको शह मिलती है, उनको मदद होती है। एक कानून पिछले साल आया, सीएए आ गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या आया कि 3 मुल्क है हमारे आसपास, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। वहां से जो लोग आए, सभी कौमों के लोग आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, तो उनके हम गैर कानून, जो कानूनी रूप में आते हैं कुछ लोग, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बगैर वीसा के, बगैर परमिशन के चले आते हैं, उनको अपन इलीगल माइग्रेंट कहते हैं। तो इन्होंने कहा, सरकार ने इस कानून में, कि हम इलीगल माइग्रेंट के 2 खांचे बनाएंगे, मुसलमान अलग और बाकी सिख, हिंदू, पारसी वगैरह अलग। जो मुसलमान हैं इनको तो हम हर सूरत में वापस भेजेंगे या यहाँ के जो जेल भेजेंगे, और जो दूसरी कम्युनिटी के उनको हम शरणार्थी कहेंगे। इन मुसलमानों को घुसपैठिया कहेंगे और उनको शरणार्थी कहेंगे, और शरणार्थियों को हम 6 साल के बाद नागरिकता दे देंगे। ऐसा कानून आया। इसमें, इस कानून में एक तो सीधा खोट ये है कि बाहर से जो लोग आते हैं अपने मुल्क में, ज्यादातर काम की तलाश में आते हैं। 90% आदमी तो रोटी की तलाश में आता है। 10% ऐसे हैं जो बेहतर या किसी और चीज के लिए आते हों, कारोबार के लिए आते हों, लेकिन ज्यादातर तो मजदूर तबके का आदमी आता है और वो अपने बेहतर रोटी की तलाश में आता है, सर्वाइवल के लिए आता है। तो आप उसमें खांचे नहीं कर सकते। और इसमें कोई बदनीयत से यहां दंगा फसाद करने के लिए घुसपैठिया बन के आए, उसकी तादाद तो 1000 में 1 होगी, 100 में 1 नहीं, 1000 में 1 होगी। तो आपने जो खांचा किया, यानी वर्किंग क्लासेस में खांचा कर दिया आपने, ये अपने आप में गलत है। लेकिन इससे बड़ा जो 100 गुना और बड़ा पाप है वो ये है, क्योंकि जब ये खांचा आया, उसके कुछ समय पहले ही आसाम में एनआरसी का नतीजा आ चुका था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का नतीजा आ चुका था। और नतीजा ये था कि वहां के लगभग 3.3 करोड़ 30 लाख आबादी में से 19 लाख लोग इस राष्ट्रीय सूची में से बाहर निकाल दिए गए। लगभग 5 लाख मुसलमान और 14 लाख हिंदू। क्यों निकाल दिए गए? मैं कई मरतबा गया आसाम और 8-10 दिन रह के कई जिलों में घूमा, और उन लोग इलाकों में जिनके नाम कट गए थे उनसे बात करता था, तो पता लगा कि
सिर्फ इसलिए कि इनके डॉक्यूमेंट माने नहीं गए। पहले सरकार ने बड़े सख्त डॉक्यूमेंट मांग लिए, जो लड़कियों को तो जुटाना बहुत मुश्किल था। और इन 19 लाख में आधी तो लड़कियां हैं, औरतें हैं, और बहुतों के ऐसे जिनके शौहर का नाम आ गया लिस्ट में, या माँ का नाम आ गया, बाप का नाम आ गया, या बेटे का आ गया, लेकिन उसका नाम नहीं है लड़की का। तो लिहाजा ये तो डॉक्यूमेंट्स की कमी है कि हमारे वतन के ही लोग वहां पर लिस्ट से बाहर रह गए। और उन 19 लाख में मेरा पूरा भरोसा है बमुश्किल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होंगे लोग जो बाहर से आए होंगे। ये सब मूल निवासी इसी मुल्क के, इसी मिट्टी की पैदावार है। और बाहर से भी आए, अगर मजदूर वर्ग का आदमी है तो उसका वतन वही है जहां वो अपनी परवरिश करता है। अगर किसी को यहाँ रहते हुए 20-30 साल हो गए, इस मिट्टी में रह के उसने मजदूर बन के बसर की है, तो जितना मजदूर को आप तनख्वाह पैसा देते हो 200 रुपये उसकी मजदूरी, उससे ज्यादा वो उतनी ही कम से कम मुल्क की कमाई में वो इजाफा करता है। सरकार के खजाने में खजाना भरता है, व्यापारी के खजाने भरता है। मजदूर और किसान की सूरत यह है कि मजदूर और किसान किसी मुल्क का नहीं खाते। किसी भी मुल्क में चले जाओ, मजदूर किसान मुल्क का नहीं खाते, मुल्क को खिलाते हैं, देश को खिलाते हैं। इसलिए मजदूर के प्रति जब हम कोई कानून बनाएं तो उसके बारे में बहुत सोच विचार करें। तो हुआ क्या कि एनआरसी से अभी इस कानून की आड़ में एक बात खांचा डाल दिया एनआरसी से बाहर रहने वाले लोगों के लिए कि जो मुसलमान बाहर रह गए वो तो घुसपैठिए हैं, उनको बाहर निकालना है, उनको डिटेंशन सेंटर में या जेल में भेजना है, और जो बाकी लोग हैं उनके लिए हम शरणार्थी कह के यहां टिका देंगे। अरे भाई, इन मेहनत कशों में की पहचान हिंदू मुसलमान नहीं है। हमारी किसी की पहचान हिंदू मुसलमान नहीं है। इंसान की पहचान ये तो हिंदू घर में पैदा हो गए तो हिंदू कहलाए, मुसलमान घर में पैदा हो गए तो मुसलमान कहलाए। आदमी की पहचान उसके व्यवहार से, उसके अखलाक से होती है। अगर वो सही बात करता है तो नेक इंसान है, अगर वो फरेब करता है, धोखा देता है, लूटता है, शोषण करता है तो वो दुष्ट है। इंसान की पहचान तो इसी से होती है, शक्ल से, जात के लेबल से, धर्म के लेबल से, देश के लेबल से किसी की पहचान हो नहीं सकती। लेकिन ये एनआरसी का जो सीए का जो कानून आया, उसमें जो फरेब जुटा है कि अपने ही देशवासियों को अगर उनका धर्म सरकार मुसलमान है तो उसके लिए अलग, वो तो गद्दार है, देशद्रोही है, वगैरह वगैरह, और बाकी ये कि उसके लिए हम शरणार्थी बना के मुल्क में रख लेंगे। इसलिए इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम अल्पसंख्यकों को इंसान मान के उनके ऊपर जो भी भेदभाव वाले कानून हो उनकी मुखालफत करें। और इस सेंस में अच्छा हो गया कि आपस में व्यापारी वर्ग के गुंडों से या आवारा किस्म के लोगों से, उनके द्वारा चालित लोगों से आपस में भिड़ने की बजाय हमारे सामने हुकूमत के गलत कानून से लड़ने का मुद्दा पैदा हुआ है। और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश की लड़कियां इस बात में पिछले साल खड़ी हो गई, शाहीन बाग में और तमाम इलाकों में, और उसमें विश्वविद्यालयों ने मदद की। और ये मुहिम सही है। इसलिए राज्य का और अल्पसंख्यकों का जो रिश्ता है वो इंसानी बने, हुकूमत उनको दबाने वाली, सेग्रीगेट करने वाली ना बने। इसके लिए अवाम में जागृति पैदा हो, और हर मनुष्य का फर्ज है जिसके अंदर हल्की सी भी चेतना और इंसानियत है वो इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हो। मुझे बोलने का मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैं प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपने विचार रखें। आज माइनॉरिटी दिवस है, और इस माइनॉरिटी दिवस पर जब हम गौर करते हैं और माइनॉरिटीज़ के ख़ास अधिकारों की तरफ ध्यान देते हैं, तो जो सबसे बड़ी बात हमें आज समझ में आती है और जिस बात को लेकर के चिंता होती है, फिक्र होती है, वो है लोकतंत्र का ज़र्रा ज़र्रा टूटना। पिछले चंद सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह लोकतंत्र पूरी तरह से ध्वस्त होता मालूम दे रहा है, वो ख़त्म होता मालूम दे रहा है, चाहे वो संस्थाओं के माध्यम से हो,
चाहे वो जिस तरह के नियम कायदे नए नए बना रहे हैं उनके माध्यम से हो, या फिर जिस तरह से कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिस तरह की नई नीतियां आ रही हैं उसको लेकर के। तो लोकतंत्र की जहाँ तक बात है क्या ये लोकतंत्र? लोकतंत्र का अगर हम देखें कि जुज़ क्या है, उसकी रूह क्या है, आत्मा क्या है, तो मुझे ये लगता है कि ये लोकतंत्र की रूह है कि अगर एक अकेला इंसान भी उस देश का जो लोकतांत्रिक होने का दावा करता है वो बाकी तमाम मिलियंस इंसानों के बरक्स खड़ा हो अपने किसी हक के लिए, तो उन तमाम मिलियंस, करोड़ों और अरबों लोगों के बरक्स उस एक इंसान का भी हक बनता है। वो हक जो कानूनी तौर पर और संविधान के माध्यम से उसे दिए गए हैं। एक व्यक्ति केवल संख्या के आधार पर अपना हक नहीं पाता है लोकतंत्र में, बल्कि इसलिए पाता है क्योंकि वो उतना ही मुकम्मल नागरिक है इस देश का, और उस संविधान के हकों को पाने के लिए उसकी जो क्लेम है, उसका दावा है, वो उतना ही मजबूत होगा जितना कि एक भीड़ सिर्फ अपनी संख्या के आधार पर दावा करे। और जब हम इंसान की बात करते हैं, एक अकेला इंसान अगर बाकी लोगों से अलग मत रखते हुए भी, अलग रहन सहन रखते हुए भी, अलग अकीदा रखते हुए भी अगर उसका हक महफूज रहे, ये लोकतंत्र की पहचान है। तो इसी का एक विस्तार है, एक्सटेंशन है ये बात कि जो समुदाय हैं, जो समूह हैं, कलेक्टिविटीज़, वो चाहे धर्म के आधार पे हो कलेक्टिविटीज़, चाहे पहनावे, बोली, रीति रिवाज, किसी भी आधार पे हो, रीजन के आधार पे, तो उनका भी हक एक समान बनता है। बहुत बड़े समुदाय हों, छोटे हों, बहुत छोटे मिनिस्क्यूल हों, तो पारसी समाज जो अब करीब करीब ख़त्म सा होता जा रहा है हिंदुस्तान में, उस पारसी समाज में एक दो लोग जो भी यहाँ हैं उनका हक पारसी होने के नाते भी और व्यक्ति होने के नाते भी उतना ही है जितना कि बहुसंख्यक लोगों का। तो वो मुसलमान समुदाय का, जैन समुदाय का, सिख समुदाय का, बौद्ध और बहुत बड़ी गिनती हो सकती है, और इसके अलावा बोलचाल वगैरह वगैरह की, इन सब के कानूनी हक एक बराबर हैं। संविधान में दिए गए जितने भी सुरक्षाएं हैं, जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, जितने भी दावे हैं जिनको महफूज रखने की बात की गई है नागरिक होने के नाते, वो छोटे बड़े हर समुदाय और हर आधार पर बने समुदाय का एक समान मजबूत दावा माना जाएगा। ये नहीं है कि भाई आप कई करोड़ हो तो आपका दावा ज़्यादा सही होगा और आप कुछ हज़ार सिर्फ हो तो आपका दावा कम होगा। माइनॉरिटीज़ दिवस पर माइनॉरिटीज़ की समस्याओं पे अगर हम अलग से आज विचार करें, समस्याएं हर ग्रुप में हैं, बहुसंख्यक में भी हैं, अल्पसंख्यक में भी है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों में है, औरतों में भी है कि भी हैं, आदमियों के भी हैं। लेकिन आज हम माइनॉरिटी दिवस पे माइनॉरिटीज़ के ही जो इस समय हालात हैं और उनके अधिकार कितने महफूज हैं आज, उनके जीवन में और उनके इस देश के नागरिक होने में क्या कोई अंतर आया है या नहीं है, क्या मसाइल हैं, इन पे अगर हम गौर करें तो हम ये पाएंगे कि आज कहीं कुछ बहुत गड़बड़ है। माइनॉरिटीज़, हमें लगता है कि हर जगह पर, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉर्नर की जा रही हैं, दबाव में जी रहे हैं। और ये दबाव किस तरह का है ये बताने के, उस पर आने के पहले मैं एक आध चीज़ें और कहना चाहूँगी लोकतंत्र के लिए कि लोकतंत्र की रूह क्या है। ये जो मेरी समझ में आता है, मैंने कहा
और उस लोकतंत्र को अगर हम मुकम्मल अपने देश में बनाना चाहते हैं, उसको हम पल्लवित करना चाहते हैं, उसको फ्लरिश होते हुए देखना चाहते हैं कि वो फ्लरिश होता रहे, मजबूत बना रहे हमारे यहाँ, और राजशाही की तरफ या तानाशाही की तरफ हम पलट ना जाएं, इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि एक तो ये कि यहाँ जितने भी कानून बने वो किसी भी समुदाय के अगर उसकी कुछ ख़ास समस्याएं हैं, वो कहीं उसकी ख़ास यानी दिक्कतें हैं और वो कहीं कमतर हो जाता है कुछ मायने में, तो उस कमतरी को दूर करने के लिए तो आप उस वर्ग विशेष के लिए बना सकते हैं, कानून ज़रूरी होगा। और दूसरी तरफ जहाँ पर ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर बिना किसी भेदभाव के, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के भेदभाव के बिना हम देश में ऐसे कानून बनाएं, यानी सरकार ऐसे कानून बनाए जिनमें कि किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है लोकतंत्र को कायम रखने के लिए और बेहद ज़रूरी, जिसको आज हम टूटता हुआ देख रहे हैं, वो है कि देश में रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, कानून का साम्राज्य हो, आपाधापी का साम्राज्य ना हो। हम देखेंगे कि किस तरह से ये भी हमारे यहाँ लगातार टूट रहा है। और कानून को इम्प्लीमेंट करने के जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, उनका भी इसमें दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में अदालतें। तो जो प्रशासन है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल प्रतिनिधि हैं, राजनीति है, मेरा मतलब जो राजनीति हमारे यहाँ इस तरह की हो, हमारा प्रशासन इस तरह का हो, एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा हमारी अदालतें, कानून, ये न्याय व्यवस्था, जो हमें न्याय मिले, वो जस्टिस मिले, वो जो इदारे हैं उसके, वो हमेशा इस बात के लिए बेहद सजग चौकीदार का काम करें कि उसमें कभी भी उनकी न्याय व्यवस्था में कभी भी उस तरह का भेदभाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में ना हो। तो अगर हम आज देखें तो जो बातें लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसका क्या फीचर है, विशेषता है, उसको बनाए रखने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो किस तरीके से टूट रही हैं, और पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से पूरी तरह टूटी हैं, चटखी हैं, वो हम उसके सैकड़ों उदाहरण हैं। सिर्फ इस बात के लिए कि लोकतंत्र किस तरह हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में टूटता रहा है, लोकतंत्र को महफूज रखने की जो संस्थाएं हमारे यहाँ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो किस तरीके से ख़त्म हुए हैं या कमज़ोर पड़े हैं, इस पे हम आएंगे और उसके ऊपर अलग से चर्चा करें तो घंटों कर सकते हैं। इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं कि घंटों इस पे चंद बानगी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अब एक चलन ये बन गया है और एक तरह से स्वीकृत हो गया है ज़्यादा अफसोसनाक तरीके से इसलिए भी कि जो लोग लोकतंत्र के रखवाले हैं, जो मैंने अभी इदारे बताए, वो सभी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं, और चुप्पी ही नहीं साधे हुए हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं कि उन लोगों को जो कि रूल ऑफ लॉ को तोड़ करके उसके बरक्स जो फैसला सुनाने की बात है वो सड़क पर अपने आप निपट लेते हैं। आपको लगा ये व्यक्ति ये कर रहा है, आपने ना कोई जांच पड़ताल की, ना कोई ट्रायल हुआ, ना कोई एफआईआर हुई, आपने लिया, उसको लिंच कर दिया, मार दिया, हो गया फैसला। और जिन लोगों ने ये किया उनमें से ज़्यादातर पकड़े नहीं गए, उनमें से कुछ लोग जो पकड़े भी गए उनको बहुत आसानी से बेल मिल गई या बिल्कुल निर्दोष करार दे दिया गया, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत साक्ष्य होते हुए भी, और वो जय जयकारों के बीच में आए। हमारे यहाँ तो ये तक हुआ है कि एक रेपिस्ट
जो सिद्ध हो चुका था कि रेपिस्ट है, और लेकिन उसकी डेथ हुई, उसकी को तिरंगे में लपेट करके उसका क्रियाकर्म किया गया। जिस तिरंगे को लेकर के हम इतना टची हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की सॉवरेनिटी का प्रतीक है, कि उसको अगर हम उल्टा लगाते हैं तो भी उसकी मानहानि का मुकदमा चलता है और वो देशद्रोह के समान माना जाता है। उस तिरंगे में हम अपने यहाँ के अगर रेपिस्ट को लपेट करके उसका अंतिम संस्कार देते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हम रेप को कहीं स्वीकृति दे रहे हैं। केवल स्वीकृति ऐसे ही नहीं दे रहे हैं लाचारी में, बल्कि उसको हम केवल इंडिस्पेंसिबल नहीं मान रहे हैं। हालांकि बड़ी शर्म की बात है अगर हम इंडिस्पेंसिबल माने, बल्कि हम कहीं उसे गरिमा भी प्रदान कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा, इंसान को पकड़ा, सड़क चलते पकड़ा, आपने कोई छानबीन नहीं की, आपने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि वो गाय काटने जा रहा है। आपने कुछ नहीं देखा कि वो गाय पालता है, शायद अपनी गौशाला में ले जा रहा है। आपने किसी के फ्रिज में झांक के नहीं देखा, आपने अपने आप डिक्लेयर कर लिया कि तुमने गाय का मांस बनाया और खाया। ना कोई इंक्वायरी, ना कोई एफआईआर, ना कोई मुकदमा, ना कोई ट्रायल, ना उसकी तरफ से कोई वर्जन बताने का, सफाई देने का मौका आपने लेकर के उसका कत्ल कर दिया, और बेरहमी से मार मार करके। और जो इससे ज़्यादा भयानक बात है वो ये कि इस तरीके की हिंसा, एक आध केसेस हमेशा से हुए हैं हिंसा के, मैं ये नहीं कहती पहली बार हो रहा है, पर जिस तादाद में हो रहे हैं वो बहुत भयानक है। उससे ज़्यादा भयानक है कि जिस तरह से सरकारी स्वीकृति से हो रहे हैं, सरकारी चुप्पी के साथ हो रहे हैं, और जिस तरीके से वो छूट रहे हैं और जय जयकारों के बीच में आ रहे हैं, तो इस तरह की हिंसा को गरिमा भी प्रदान की गई है। इससे ज़्यादा शर्मनाक, अफसोस की बात नहीं हो सकती। और ये किन लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है? माइनॉरिटीज़ के साथ। तो आज माइनॉरिटी दिवस पर इस बात पर विचार करते हुए हम क्या कहें, शर्मिंदा भी हैं, अफसोस भी है, बहुत गहरी चोट भी हमारे दिलों में है कि हमारे देश को ये क्या हुआ है। कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें कि बिल्कुल साफ तौर पे बज़ाहिरा धार्मिक भेदभाव है। मुझे याद है कि यहाँ की एक सरकार ने, पिछली सरकारों में से एक ने, सच्चा कमेटी रिपोर्ट के प्रकाश में मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों की बदहाली और शिक्षा में पिछड़ेपन और शिक्षा के अवसरों के कम होने की बात दर्ज की थी। तो एक सरकारी तौर से अपॉइंटेड जब कमीशन की रिपोर्ट आती है तो उसको कमियां दूर करने का भी काम सरकार का है, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए भी। तो कोर्ट ने, अदालत ने, इस सरकार ने स्कीम चलाई है भाई उन लोगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था पढ़ाई की जाएगी। फ़ौरन एक मुकदमा लगा कि ये अल्पसंख्यकों के प्रति गलत तरीके का पक्षपात, उनके पक्ष में बात है और ये सेक्युलर देश में नहीं चलेगा। तो सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल किया गया इस पिछड़ेपन को दूर करने के एक सही योजना के खिलाफ, और अदालत ने भी इसमें साथ दिया, कहा कि ये स्कीम नहीं चल सकती क्योंकि ये धार्मिक पक्षपात करती है। अब जो कानून आया है शादी करने का और कन्वर्जन का, इसमें क्या पक्षपात किसी को नहीं दिख रहा है। एक समुदाय के लोग अगर दूसरे समुदाय की लड़की को शादी करके लाते हैं, प्रेम हो या ना हो, प्रेम की बात अभी मैं नहीं उठा रही हूँ, लेकिन शादी करके लाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं अपने धर्म में, बहुसंख्यक धर्म में, तो आप उसको नाम देते हैं घर वापसी का,
उसको पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं। ये अभी उदाहरण आ चुके हैं, बहुत ही ताज़े हैं हमारे दिमाग में। आप वहाँ पर लड़के की हिफाजत के लिए पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं, शादी को संपन्न होने देते हैं, उस कन्वर्जन पर, धार्मिक कन्वर्जन पर कोई आरोप नहीं लगता है, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। लेकिन अगर अल्पसंख्यक लाता है तो उसमें सबसे पहले पकड़ लिया जाता है, कोई इंक्वायरी नहीं लेकिन पकड़ ज़रूर लिया जाएगा, और फिर सब डर जाएंगे, फिर पता नहीं क्या होगा। अगर वो प्रेम पर थी तो प्रेम किस तरह से यहाँ पर नाकारा साबित होगा, प्रेम करने वाले लोगों पर क्या बीती होगी उनके दिल पर। वो देश जहाँ पर देवी देवता भी प्रेम करते दिखाए जाते हैं, हमारे देश का जो ज़्यादा की संस्कृति का जो महानद है, जो ब्रॉड स्ट्रीम है, उसमें प्रेम की महिमा का बखान बहुत ज़्यादा किया गया है। प्रेम आधारित हमारी माइथोलॉजी रही है, जिस माइथोलॉजी का गुणगान करते करते ये तथाकथित देश प्रेमी थकते नहीं हैं और दूसरों को के हकों को छीनने में वो इस देश प्रेम, झूठे देश प्रेम का सहारा लेते हैं। वो लोग जब असल दुनिया में दो लोग प्रेम करते हैं तो धर्म की आड़ लेते हैं और धार्मिक पक्षपात के आधार पर उनको अलग करते हैं, जलील करते हैं, जेल में भेजते हैं और ज़िंदगी को कड़वा करते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक फील्ड में है, स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में है, जो भी आवाज़ उठाने का मामला है, जो ज़ुबानबंदी हमारे यहाँ चल रही है, उसमें किस तरीके से अपने बात को कहने के लिए, और धरना प्रदर्शन तो एक उसका साधन हमारे यहाँ सम्मत साधन है, कानूनी तौर पे सम्मत साधन है। अगर हिंसा ना हो तो शांतिप्रिय ढंग से लोग धरना दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और किस तरीके से दिल्ली के एक इलाके में जो व्यक्ति गोली मारो का नारा देता हुआ और उसके साथ में गाली, जो मैं यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना चाहती, घूमा है, वो आज एक बहुत बड़ी सुरक्षा में है। और जो लोग केवल अपनी बात कह रहे थे कुछ कानूनों के बारे में, जो करने का उन्हें संवैधानिक हक है, उन लोगों पे सब पे रायट इंस्टिगेट करने का, चाहे वो उसके मीलों दूर थे, अपना धरना कर रहे थे, उन सबको लपेटा गया है, जेल में है। उनमें से किसी को बेल नहीं मिलती। हमारे यहाँ बलात्कारी को बेल मिल जाती है, लिंच करने वाले को बेल मिल जाती है, लेकिन उन लोगों को बेल नहीं मिलती जो कि अपनी बात कहना चाहते हैं। और अगर आप माइनॉरिटी के हैं तो फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं है। तो अब की बार भी यही हुआ है, दिल्ली में राइट में कितने लोगों को लपेटा गया है, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं, क्योंकि वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन पुलिस का रवैया मुस्लिम्स को फंसाने का ज़्यादा रहा है। जो सिविक इंक्वायरी अभी हाल में हुई है, कुछ सिटीजन्स इंक्वायरी, उसमें चीज़ें सामने आई हैं जिसमें चुन चुन के वो मुस्लिम परिवार जिनको कि तहस नहस कर दिया गया, जिनमें तमाम लोगों को मार डाला गया, उसमें भी जो बचे हैं उनको शामिल किया गया है, राइट, उन पर आरोप लगाया गया है और उनको जेल में डाला गया है कि ये आप राइट इंस्टिगेट कर रहे थे। और प्रमाण है, वो प्रमाण बार बार दे रहे हैं कि आप देखिए ये तस्वीरें हैं, ये आवाज़ें हैं रिकॉर्डेड कि कौन किसको उकसा रहा है, लेकिन उसकी को नज़रअंदाज किया गया है। अदालतों से कभी हमें मिल पा रहा है न्याय, कभी वहाँ पर भी चुप्पी है। अगर कोई ऐसा जज दिखता है, हमें दिल्ली का केस अभी भी याद है, हम भूले नहीं हैं, जहाँ पे रातों रात जज का ट्रांसफ़र किया गया। क्या होता है ये कि आपको रात भी बड़ी लंबी लगने लगती है, आप नहीं ठहर सकते हैं, और रातों रात जज का तबादला करते हैं। कुछ जजों के इंतकाल होने पर तमाम सवालिया निशान खड़े हुए हैं। हम कैसे भयानक दौर से गुजर रहे हैं, हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर कि देशभक्त कहलाने वाले लोग, देशभक्ति का 24 घंटे में 48 घंटे ढोल पीटने वाले देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या ये वही लोग हैं जो कि अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग के निकले थे? क्या ये वही लोग हैं जो कि इमरजेंसी में भी माफ़ी मांग के निकले थे? क्या ये वही लोग हैं जो कि
देशभक्ति के चोले में काम अंग्रेज़ों का कर रहे हैं जिन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, और क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं इस वाली बात को? और अगर आप स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखिए तो चाहे वो तिरंगे की डिज़ाइन हो, चाहे वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हो, चाहे वो बहुत सारे इनकलाबी गीत हों, वो ज़्यादातर अल्पसंख्यक धर्म से आने वाले लोग थे। हालांकि मैं इस तरह का डिवीज़न नहीं करना चाहती, वो सिर्फ हिंदुस्तान को प्यार करने वाले थे, हिंदुस्तान के सिटीज़न थे। मैं उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान नहीं चाहती हूँ, पर चूंकि इसका पलट हो रहा है इसलिए ये बात कहना हमारी मजबूरी बन जाती है, हम सेक्युलर लोगों की भी। हम इसमें धर्म नहीं बीच में लाना चाहते हैं। तो ऐसे कठिन दौर में जहाँ पे कि लोकतंत्र का बिल्कुल उलट हो रहा है, जितनी संस्थाएं हैं लोकतंत्र को महफूज करने वाली, वो कितनी कमज़ोर पड़ी हैं। स्टैटिस्टिक्स की संस्था जो स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़े डिक्लेयर करना चाहती थी, उसको इतना हैरान, उसको रोका गया और उसे छोड़ना पड़ा। आप किस तरीके से लोगों को कहाँ पर बिठाते हो? आपके पास कितने कॉम्पिटेंट लोग हैं जो रिज़र्व बैंक में बिठाए गए हैं, और जिसको आपने अपना बड़ा नज़दीकी बना करके रिज़र्व बैंक का बनाया था, वो अब आज आपका क्रिटिसिज्म जो आपका बड़ा नज़दीकी है क्यों कर रहा है? तो ये देश को जो धर्म के आधार पर डिवाइड करने का काम हो रहा है। कब्रिस्तान की अगर ज़रूरत हो, कोई बात करेगा तो फ़ौरन आप बरक्स शमशान ले आओगे। आप प्रेम के मामले में आप घर वापसी और लव जिहाद के शब्द गढ़ोगे जिससे कि नफ़रत पैदा हो। आप क्रिश्चियंस जहाँ पर कि अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप उनको कन्वर्जन का आरोप लगा, बिना इंक्वायरी के वहाँ पर भी आरोप लगा के उनको भी आप लिंच करके जला के मार डालोगे। और जो क्रिश्चियन संस्थाएं हैं वो लगातार भेज रही हैं आंकड़े कि किन किन स्टेट्स में, राज्यों में लगातार दर्जनों के दर्जनों क्रिश्चियंस पर अत्याचार हो रहा है। तो जिस देश को आगे बढ़ने की, जो देश अभी पिछली सरकार तक, पिछली रजीम तक दुनिया भर की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने के मुहाने पे खड़ा था, बना नहीं था, मुहाने पे खड़ा था, और जो पिछला आर्थिक स्लम्प आया था, गिरावट आई थी, उसमें दुनिया भर ने इस बात की तारीफ की थी कि सब जगह छंटनी हुई, बहुत बुरी तरह से इकोनॉमी गड़बड़ाई, लेकिन थोड़ी बहुत स्थिर अगर रही तो वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में रही, यूपीए के समय में। अब आज क्या बात है कि हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, धार्मिक सद्भाव में हम पाकिस्तान से पीछे चले गए हैं। आप देखिए, आप जिसको सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो उसको साथ में कहीं, मुझे शक है कि आप पसंद भी करते हो, आप उसको आदर्श भी मानते हो, क्योंकि तभी आप उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हो। वो कहीं कहीं सुधर रहा है, उसने दिलीप कुमार और कौन से दूसरे हमारे बड़े राज कपूर की हवेलियों को लेकर के उसको म्यूज़ियम बनाने का कहा है। भाई दोनों अंत तक तो यहीं रहे, हिंदुस्तान में मरे, उन्हें तो घृणा होनी चाहिए जैसी उनकी विरासत है, आर्मी रूल में पनपे, धार्मिक कहना चाहिए नफरत का जो माहौल रहा पाकिस्तान में, जिस तरीके का वहाँ पर मेजोरिटेनिज्म रहा, जिस तरह की वहाँ पर धार्मिक सरकार रही, उस तरह को देखते हुए मतलब कि हमारे यहाँ उससे बचना की बात और उस जैसा बनने की तरफ तो हमें मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए। हम किस बात के, हम पाकिस्तान क्यों बनना चाहते हैं भाई? लेकिन कहीं मुझे शक है कि ये लोग जो अंग्रेज़ों को फॉलो कर रहे हैं डिवाइड रूल में, पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं धार्मिक नफरत फैलाने में। तो हमारे आदर्श क्या आज
हमारा देश की जो सॉवरेंटी है, सवाल है, सबसे सवाल है, भक्तों से भी ये मेरा सवाल है। सारे जितने भक्त हैं जो आंख मूंद करके और अपनी अंडरवियर भी बेचने को तैयार हैं कि हम सवाल नहीं उठाएंगे, वो मेहरबानी से सोचिए कि क्या हम धार्मिक अलगाव इतना करना चाहते हैं, नफरत इतनी फैलाना चाहते हैं कि देश टुकड़े टुकड़े हो जाए? क्या हम पाकिस्तान को अपना आदर्श बनाना चाहते हैं, उसकी चाल पर चलना चाहते हैं? पाकिस्तान ने एक बड़े जीर्णशीर्ण हिंदू मंदिर को का जीर्णोद्धार कराया है, उसको रेनोवेट कराया है, उसको महफूज किया है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जितनी मस्जिदें हैं सभी कहीं ना कहीं मंदिर गिरा के, तो ये नफरत चलेगी? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? तो इन अंग्रेज़ों के और पाकिस्तान के फॉलोअर्स तो भाई हमें निज़ाम में नहीं चाहिए। हमें देश वो चाहिए था जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरीके से हर कौम का, हर जात का, आदमी और औरत का, वनवास आदिवासियों का और शहरियों के खून आपस में मिल गए। उनकी देश के लिए जो पहचाने थी, जो उनके संघर्ष थे, वो गड्ढमड्ढ हो गए और हमें एक आवाज़ में खड़े हो गए। अयोध्या की कहानी जिनको नहीं पता है उनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक पीर और एक पुजारी पंडित को अंग्रेज़ों ने लटकवा दिया था कि अयोध्या विवाद ताज़ा रहे और हिंदू मुसलमानों में झगड़ा बढ़ता रहे। वही खेल आज खेलाया गया है। तो हम किनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? और हम देशवासी ये तय करें, हम किनके नक्शे कदमों पे चलने वालों को अपने सिर पर बिठाना चाहते हैं, अपने प्रतिनिधि के रूप में लाना चाहते हैं? देश को तोड़ने वाले हिंदू मुसलमान लड़े, ठाकुर ब्राह्मण लड़े, दलित और सवर्ण लड़े, औरत और आदमी लड़े, एक स्टेट के लोग दूसरी स्टेट के तो लड़ते ही रहें और एक दूसरे का गला काट करके इस देश को ख़त्म कर दें। ये हम नहीं होने देंगे। हम कोशिश यही करेंगे जितनी जान है कि ये ना होने पाए। हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के, उन लोगों के हक महफूज करने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो अभी, जिनके हक अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो पाए हैं। मेजॉरिटी क्लास के जो लोग हैं, धर्म के आधार पर जिसे हम मेजॉरिटी कहते हैं, बहुसंख्यक, आप सोचते हैं सब लोग सुखी हैं क्या वहाँ पर? क्या वहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा नहीं है जिसके कि हक रात दिन कुचले जा रहे हैं? दलितों के साथ इधर लगातार अत्याचार और वहशियत उसके साथ बढ़ी है। औरतों पर अत्याचारों में वहशियत बढ़ी है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये चीज़, इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमें रखना होगा कि माइनॉरिटी, जिन्होंने जो योगदान दिया है इस देश को बनाने में, तन मन धन और कला हर तरह से, उनमें और जो बहुसंख्यक लोगों ने दिया है उनमें कोई अंतर नहीं है। एक साथ दोनों ने इसको समृद्ध किया है, कला से, अपनी आवाज़ों से, अपनी मेहनत से, पसीने से, खून से और अपनी तहजीब से। ऐसा हिंदुस्तान कोई और देश नहीं मिलेगा। और उस हिंदुस्तान को जो ख़त्म करने की साजिश है वो हम ना चलने दें, ऐसी कोशिश करनी है। क्या करें? हमें तमाम जो सप्रेशन हो रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, पकड़ लिया जाता है, हमें पर्ची नहीं बांटने दी जाती है। कोई मीडिया अगर सही बात करे तो उस पर बंदिश लगा दी जाती है, मुकदमे लगा दिए जाते हैं, चाहे जितने गलत हों, लेकिन वो सालों रगड़ेगा, उसका व्यापार में नुकसान होगा। तो ये जो लगातार तानाशाही की चीज़ चल रही है और हिटलर के नक्शे कदम इंच ब इंच, इस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है, पर बिंदु ब बिंदु आप अगर देखें तो क्या बिल्कुल उस तरह से जो हो रहा है
और हम भूले ना कि कौन लोग वो हैं जो कि हिटलर को महान आर्यपुत्र कहते हैं और स्वयं अपने झंडे, जिन लोगों ने देश का झंडा कभी नहीं लहराया, अपना अलग झंडा बनाया है, वही लहराते हैं। दूसरों पे, मदरसों पे आरोप लगाते हैं कि वो तिरंगा नहीं लहराते, जबकि मैंने तो जितने देखे सब में लहराया गया। लेकिन उन्होंने अपने ऑफिसों में कभी तिरंगा नहीं लहराया। वो लोग जिस हिटलर को रोज़ सुबह सलामी देते हैं, उनको हमें पहचानना होगा, निशानदेही करनी पड़ेगी और इस देश की जनता को उनसे मुक्त कराना होगा। मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज चूँकि माइनॉरिटी दिवस है, इसलिए मैं माइनॉरिटी की ज़्यादा बात कर रही हूँ। अल्पसंख्यकों की बात करूँ तो वहाँ भी दर्द बहुत है, तकलीफ़ बहुत है। ये माइनॉरिटीज़ की तकलीफ़ और बहुसंख्यकों की जो तकलीफ़ है, ये जो दर्द का रिश्ता है, उनकी बेइज्जती का मसला है, उनके हकों को छीनने का मसला है, उनकी आर्थिक उन्नति में रोहे अटकाने का जो मसला है, इन दोनों का रिश्ता और इन दोनों तरह की तकलीफ़ों का रिश्ता हमें और मजबूत करना पड़ेगा। और आज भी हमें साझा लड़ाई, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल में हमने साझा लड़ाई लड़ी, उस तरीके से हमें आज एक नए तरीके से नई स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी होगी। हम बिल्कुल बंदी हो चुके हैं, नफ़रत के सौदागरों की गिरफ्त में हैं हम आज। तो माइनॉरिटी इस समय बहुत तंगहाल है, बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रही है, क्योंकि उनके साथ व्यवहार कानूनी तौर पर भी और सरकार की तरफ से भी बेहद घटिया है, मैं कहूँगी बहुत जुल्म का है। और उस जुल्म के ख़िलाफ़ जो बहुसंख्यक लोग खूब बोल रहे हैं, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि बहुसंख्यक लोग ही आके में से बहुत सारे लोग आके बोल रहे हैं, वही नहीं और लोग भी माइनॉरिटी से भी। तो हमें फ़ख्र है कि वो साझी जो हमारी तहज़ीब है, उसको ये जितना चाहें मिटाना चाहें, तार तार करना चाहें। कुछ को तो डरा सकते हैं, सबको नहीं डरा सकते। आज भी माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अगुवाई करके बोल कौन रहा है? आपकी लंबी फहरिस्त है, माइनॉरिटी के लीडर्स के अलावा एक लंबी फहरिस्त है मेजॉरिटी कम्युनिटी, जिसको वो कहते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं, वो लोग शामिल हैं। और यही हमारी साझी विरासत की मजबूती की निशानी है। और हम कहना चाहते हैं इस माइनॉरिटी दिवस पर कि हमारी एकता कायम रहेगी। थोड़ा सा डर मन से निकालना पड़ेगा, जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि मैं बहुत तैयार नहीं हूँ कुछ व्यक्तिगत आदतों की वजह से, लेकिन अगर वही ज़रूरी होगा तो तैयार हैं हम। और मिलकर के स्वतंत्रता संग्राम की तरह हमें फिर से एक साझा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, लामबंदी करनी पड़ेगी। और आखिर में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी कि देखिए, हमें हर जगह आत्म चिंतन भी करना पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या हमारी जिनके लिए हम इस समय बात कर रहे हैं आज, वहाँ पर क्या कोई कमियाँ नहीं हैं, कोई जड़ता नहीं है, फंडामेंटलिज्म नहीं है क्या? हर जगह है, हर कौम में है, सिर्फ वही नहीं है। लेकिन अगर आज हम ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हमें ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए भी यह कहना पड़ेगा कि वहाँ भी ज़बरदस्त फंडामेंटलिज्म है बहुत लोगों में, बहुत से लोगों में वहाँ भी नहीं है। तो वहाँ जो फंडामेंटलिज्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में, हमें उनके साथ खड़ा होना है। जो लोग कि ज़माने के साथ और जो लोकतंत्र के लिए अच्छे सिद्धांत हैं, जो अच्छे बातें हैं,
उनके लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में, हमें उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और वहाँ पर जागरूकता का अभियान चलाना पड़ेगा कि इस जड़ता से, ये जो एक ठहराव है वहाँ पर, उस ठहराव से मुक्त हों, फंडामेंटलिज्म से वहाँ पर एक अंदरूनी लड़ाई शुरू हो और मजबूत अभी थोड़ी है, ये नहीं कि कहीं नहीं है, जगह जगह वहाँ के लोग लड़ रहे हैं, वो और मजबूत हो और ज़्यादा फैले और हम देश की साझा तहजीब को मजबूत करने के लिए और हर मसले पर एक साथ खड़े होकर के एक साथ लड़ने और एक साथ खून बहाने को तैयार हो। इस तरह की लामबंदी की तैयारी और आम जनता में काम करने की तैयारी की आज जितनी ज़रूरत है, मुझे लगता है कि शायद उतनी, माफ़ कीजिएगा ये कहने के लिए, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सुधारने को तैयार हूँ, कि शायद इतनी ज़रूरत अंग्रेज़ों के समय भी नहीं थी शायद। शुक्रिया।